नमस्कार, आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं हर एक लोकसभा की विभिन्न विधानसभाओं के बारे में। अलग अलग विधानसभाओं का विश्लेषण करने से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, जनता का मूड कहां पर है। इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनावी मैदान में। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा कौन से दल को जा रहा है, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो रही है। चुनाव धीरे धीरे बन रहा है, चुनावी रंग में लगातार सारे राजनीतिक दल रंगते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही 15 अक्टूबर का दिन आएगा, उस दिन तक जनता का मूड क्या होगा और उसी के हिसाब से हर एक राजनीतिक दल की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज चौधर की जंग में हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं के बारे में, जिसमें आज हम कर रहे हैं बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और कोसली। इन 5 विधानसभाओं की आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जितेंद्र लोचब है, राजनीतिक विश्लेषक, शंभू बद्रा, वरिष्ठ पत्रकार, कुलदीप शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक और नवरातामल भटनागर, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 5 बार कांग्रेस पार्टी जीती है। फिलहाल 2005 से ही कांग्रेस के राजेंद्र जून यहां विधायक हैं। 2000 में इनेलो के नफे सिंह राठी यहां से जीते थे। लगभग 1,60,000 के करीब कुल वोटर यहां पर हैं और यह क्षेत्र जाट बहुल्य माना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग भी अच्छी खासी तादाद में है और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक राजेंद्र जून यहां से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने नरेश कौशिक को टिकट दिया है। इनेलो ने तेजा पहलवान को यहां से मैदान में उतारा है। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो समीकरण को बिगाड़ने का पूरा मादा रखते हैं, जिसमें से राजेश जून अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनेलो से टिकट न मिलने से निराश नफे सिंह राठी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी, वहां भी टिकट नहीं मिली, तो अब निर्दलीय चुनावी वो मैदान में है। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र से एक रोहतक लोकसभा क्षेत्र ही था जिसको कांग्रेस पार्टी बचा पाई, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर। लेकिन बहादुरगढ़ से भी वो हार के निकल रहे हैं और उनकी हार के बाद ये माना जा रहा था कि इस क्षेत्र में अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में भी हारने जा रही है। क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, स्थिति बहुत रोचक है इस विधानसभा क्षेत्र की। आपने एमपी इलेक्शन की बात की। देखिए, ये इलाका जो है दिल्ली के साथ लगता हुआ इलाका, और कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। और यही वजह रही कि बीजेपी यहाँ से ज्यादा तो नहीं, करीबन 3% वोटों से लीड लेकर जो है उन्होंने जो है बीजेपी की तरफ अपना रुझान दिखाया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में परिस्थिति कुछ और है। देखिए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज कांग्रेस को वहां पे है वो वहां मेट्रो को लेकर है। जो जिस बात का डेवलपमेंट का ढिंडोरा कांग्रेस पीट रही है, वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में उस इलाके में जाता दिखाई देता है। और वो ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है उनके पक्ष में जाती है। जबकि बीजेपी की बात करें तो वहां पे बीजेपी में अंतर कला है। देखिए, वहां पिछली बारी बीजेपी ने नरेश मलिक जी को टिकट दिया था, जो अब की बार कहीं से भी कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। और अब की बार उन्होंने नरेश कौशिक जी को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच में जो अंतर कला है इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, जबकि वो लोकसभा चुनाव में यहां से लीड लेके गए थे। दूसरी चीज जो इनेलो को लेकर आती है, नफे सिंह राठी वहां के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और उन्हें इनेलो से टिकट नहीं मिला, फिर बीजेपी में गए। तो ये इन सभी चीजों का फायदा जो है वो जो मौजूदा विधायक राजेंद्र जून जी है उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। मतलब विपक्ष के बंटने का फायदा, विपक्ष के बंटने का। देखिए, बीजेपी में अंतर कला है और इनेलो में भी कहीं ना कहीं अंतर कला है, क्योंकि तेजा पहलवान जिनको यहाँ पे टिकट दिया गया है वो उतने ज्यादा प्रभावी नेता यहाँ पे नहीं है। और बात नफे सिंह राठी की करें तो वो बहुत प्रभावी नेता हैं। तो इनेलो का जो बेस वोटर है वो कहीं ना कहीं नफे सिंह राठी अपने साथ लेके जाएंगे। जहां तक बात है बीजेपी की अंतर कला है, तो वहां पे जो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन नरेश मलिक एंड दिस नरेश कौशिक, वो वहां पे खामियाजा भुगतेंगे। और इन सारी चीजों का फायदा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, देखिए, आज भी बहादुरगढ़ विकास के लिए मोहताज है। एक मेट्रो लाने से विकास नहीं होता, लेकिन वहां पे आप जाके देखेंगे कि सड़कों का क्या हाल है, जैम्स की बहुत बड़ी समस्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे हैं। तो ये कुछ एक वजह है, लेकिन इन सभी वजहों के बावजूद जो अंतरकला विपक्ष की पार्टीज की है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस यहां से फायदे में। राजेंद्र जून विपक्ष के बंटने का कहीं ना कहीं फायदा दे रहे। नौराता जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि निर्दलीय राजेश जून और नफे सिंह राठी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं दोनों ही कांग्रेस का, और नफे सिंह खासतौर पर इंडियन नफे सिंह राठी कर रहे हैं नुकसान इनेलो का और राजेंद्र जून नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। तो बहादुरगढ़ की जो स्थिति है
हर व्यक्ति कोई भी जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो अपने जनता अपने कार्यकर्ताओं के दमखम पर लड़ता है। दोनों ही, राजेश जून जी भी और अठी जी भी, दोनों ही एक कदावर नेता हैं। जब कदावर नेता है, पार्टियों से उनकी इग्नोरेंस हुई है, और नफे सिंह जी ने बीजेपी ज्वाइन करके जो वापसी निर्दलीय का बरा, वो उनका शायद उनको डिसीजन कहीं ना कहीं एक लॉस पहुंचाएगा। अगर वो डायरेक्ट इनेलो छोड़ते ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते तो उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। अब यहाँ पर एक विकास का जो मेट्रो का मैटर है, हाँ, उसके अंदर एक टक्कर ये भी रहेगी कि राजेश जून जी कहेंगे कि मैं विधायक था उस समय और मैंने मेट्रो बिच कि आपको ये सुविधा दिलवाई है। हाँ। आज मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। तो मेट्रो का जो भी बेनिफिट वो लेना चाहते हैं या वहां की जनता को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मेट्रो मेरे टाइम में आई है। आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल भी ये कह रही है कि जब चौटाला साहब की सरकार थी उस वक्त ही ये अनाउंस करवा दिया गया था कि यहाँ पर तक मेट्रो आएगी। अच्छा, वो ये फायदा क्योंकि कांग्रेस के टाइम में चली है और वो कांग्रेस के विधायक रहे, तो वो कांग्रेस के विधायक रहने का अब निर्दलीय होकर फायदा उठाएंगे और दोनों ही पार्टियों के संकट में रहेंगे। यहाँ पर पार्टियों के बजाय ऐसा लगता है बहादुरगढ़ में निर्दलियों के बीच ही मुकाबला रहने वाला है और उनमें से ही कोई भी विजय प्रत्याशी हो सकता है। चलिए, चलिए निर्दलीय को आप देख रहे हैं। जितेंद्र, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बहादुरगढ़ की? और खासतौर पर मैं उस बात का फिर से जिक्र करूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से हार के निकल रहे हैं, उसका क्या कारण आप देख रहे हैं? जहाँ तक एमपी साहब का सवाल है कि वो हार कर निकले, उसमें एक तो दिल्ली के नज़दीक ये क्षेत्र पड़ता है, दूसरा अब हम विधानसभा के बारे में बात करें तो जो ये नफे सिंह राठी जी हैं ये सीधा सीधा इनेलो को नुकसान पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव में स्थिति दूसरी थी, दो दलों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला था। अब क्या है कि हर एक राजनीतिक पार्टी के पास दो तरह के वोटर होते हैं। एक तो वोटर उनके पक्के वोटर होते हैं, एक होते बफर जो इधर उधर जो ट्रैवल होकर वापस आ सकते हैं। हाँ। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो बफर वोटर थे वो वापस लौटने लगे और जितना तिकोना या चौकोना जितना मुकाबला होगा उसमें कांग्रेस को ही फायदा होने की संभावना है। मतलब कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं, हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने कंसोलिडेट वोटर जो हैं वो कंसोलिडेट करके रखे हैं। हाँ। उनके परसेंटेज में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगी ही। जिस तरह से जो सर्वेस आ रहे हैं, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, बीजेपी का लगातार ग्राफ जो है वो नीचे गया है लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव की ओर देखें हम। और इसके बावजूद अगर दोनों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तुलना हम नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो प्रत्याशी मुद्दे दूसरे हो गए हैं। अच्छा, हाँ, उसमें आपका कहने का मतलब है कि स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं और प्रत्याशी की एक व्यक्तिगत छवि भी हो जाती है। हाँ। और जैसे जैसे निर्दलियों का, जैसे भाई साहब ने बताया, प्रभाव बढ़ रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव खींचेगा और कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि वर्कर ये देख के चलता है कि मेरा काम किससे निकलेगा। सरकार बनेगी, आजकल जो है वोटर भी बहुत समझदार हो गया है, तो वो कंसोलिडेटेड होगा तो वो पार्टियों की तरफ चलता है। बिल्कुल। शंभू, आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित तौर पर है, लेकिन जैसा कि कुलदीप ने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी विपक्ष में जो बिखराव है वो, और दूसरा ये कि नफे सिंह राठी भी पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनावी मैदान में है। और तीसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि रमेश दलाल यहाँ से टिकट लेना चाह रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों अपनी पार्टी का भी विलय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में। पिछले चुनाव में लगभग 17-18 हज़ार के करीब उनके वोट थे, तो उनका भी एक जनाधार माना जा रहा है। और वो भी एक ऐसी बात कहते थे जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुई थी कि क्षेत्र में मेरी वजह से ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से हारे हैं और मुझे ही टिकट मिलना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला तो शांत भी बैठे हैं। वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? किस तरीके से पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, बहादुरगढ़ की जो तस्वीर है और हमारे साथियों का जो विश्लेषण है उससे मेरी राय थोड़ी अलग है। बहादुरगढ़ बिल्कुल दिल्ली के करीब है और हमारे राजनीतिक साथी अपनी ही पूरे बात में उन्होंने एक बात पहले कही और खुद ही अपनी उस बात का उन्होंने खंडन भी किया। जो भी मेट्रो और विकास को लेके बात की उन्होंने, और नेक्स्ट फिर वो बात आए कि नहीं वहाँ पे विकास भी इशू है। तो स्वाभाविक है, अगर विकास इशू है तो वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके फेवर में तो बात नहीं जाएगी, वो तो जो सिटिंग गवर्नमेंट नहीं है उसके अगेंस्ट जाएगी। मैं इस सीट को जो मैं देख रहा हूँ बहादुरगढ़ को, दिल्ली के करीब है। और अभी आपको ध्यान होगा कि पिछले आम बजट में
नियो मिडिल क्लास को सेंटर करके गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कई सारे फैसले किए हैं। उसमें देखिए, ध्यान रखिए, क्यों नियो मिडिल क्लास जिस पे कि कम लोगों का ध्यान गया है, एक जो गरीबी रेखा से ठीक थोड़ा ऊपर आकर के, और जो कि कंप्लीटली मध्य वर्ग में नहीं है, जो ये बीच का जो सेगमेंट है, उसकी आबादी बहादुरगढ़ में ज़्यादा है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो कहीं न कहीं उनको मोदी गवर्नमेंट के करीब लाती है, वो सारी बातें। ठीक है, उनकी अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, सारी चीज़ें, तो वो वर्ग की संख्या ज़्यादा होने से वहाँ पे जो गेन है वो बीजेपी को है, मैं देख रहा हूँ। नफे सिंह राठी जो हैं वो निश्चित रूप से इन लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, और जो राजेश जून हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि जो बीजेपी वहाँ पे, ये दोनों की वजह से बीजेपी को नुकसान है, वो नहीं लग रहा है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान में बहादुरगढ़ में क्लियर कट बीजेपी को लीड थी। तो अचानक से मान लीजिए कि अभी इस 3 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, या ऐसा कुछ भी इतना बड़ा नहीं हुआ है जिसमें कि हरियाणा में सेंटीमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कि यहाँ का सेंटीमेंट अचानक से बदल गया हो। तो आपका कहने का मतलब है कि जो सेंटिमेंट लोकसभा चुनाव में था वोटर का, खास करके इस बहादुरगढ़ सीट के लिए मैं आश्वस्त हूं, मतलब मुझे अपने पूरे एनालिसिस और चीजों में मैं आश्वस्त हूं कि बीजेपी लीड में है और उसे गेन मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री का प्रभाव भी माना जाता है, पर व्यक्तिगत उनका प्रभाव, क्योंकि पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो नहीं दिखा। अब क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री एक बार फिर से, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पर वोट मांगते रहे पूरे रोहतक लोकसभा में, वो सिर्फ ये कह के मांगते रहे कि आपको विधायक चुनना है, आपको सिर्फ विधायक आप चुन के भेजिए, बाकी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, ये वो बात कहते रहे। अब कितना असर आप इस बात अब देखिए, लगातार देखिए जो विकास को लेकर, देखिए हुड्डा जी के लिए खास करके जो आज जो सेटबैक है, आज ही देखिए, आज ही कितना बड़ा सेटबैक है उनको, कि 5 हजका के जो विधायक थे उसमें हाईकोर्ट का फैसला आया और वो विधायक मत में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये सब निगेटिव चीज जो है वो पब्लिक तो देख रही है, बहुत गौर से देख रही है पब्लिक कि हो क्या रहा है। मान लीजिए आपने येन केन प्रकारेण सरकार बनाई, और ये चीज अब आकर के इस खास करके ये फैसला इलेक्शन टाइम में आना भी उनके लिए नुकसानदायक है। दूसरा, उनके पास बचा क्या पूरे हरियाणा के तौर पे देखिए तो लोकसभा में एक सीट वो निकाल पाए, रोहतक, बाकी पूरे साफ हो गए, दूसरे लोगों को गया। तो बचा रोहतक को बीजेपी ने पॉजिटिवली लिया और मोदी की रैली करवाई। आप देखिए इस सेगमेंट में, और खास करके इस सेक्टर 6 में उन्होंने सभा करवाई है, जो कि किलोई से लगता हुआ इलाका है। हाँ, रोहतक और किलोई के बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो वो कहीं ना कहीं उसका मैसेज था कि मतलब सीएम को सीधा संदेश देना। तो ये रैली के बाद, और देन फिर जो बहादुरगढ़ में आप मेट्रो की बात करते हैं, 15 साल में दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं थी। पूरे 15 साल में दिल्ली का कायापलट हुआ, कई सब विकास योजनाएं हुई, लेकिन तीसरे टर्म में क्या हुआ, हारे। तो मतलब एंटी विकास का लाभ नहीं मिला ना उसको, मैं ये कह रहा हूं, विकास का लाभ नहीं मिला, वही बात कि एंटी इनकम्बेंसी आई जाती है बिल्कुल। तो बहादुरगढ़ दिल्ली के करीब होने की वजह से ही वहां बीजेपी को लीड मिलता हुआ मैं दिख रहा हूं। ठीक है, नौरातमल संक्षेप में, थोड़ा सा संक्षेप में। शंभू जी से सिर्फ एक ही कन्वर्सेशन है, जैसे अभी कह रहे थे, ठीक है उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो रमेश दलाल अपने घर बैठे और नरेश मलिक ने अभी तक बहादुरगढ़ क्षेत्र में जो कि लास्ट टाइम चुनाव लड़ा था कोई सक्रियता नहीं दिखाई है, तो नरेश कौशिक कैसे जीत जाएंगे जब 2 बड़े लीडर, कद्दावर लीडर, जिनकी वजह से रमेश दलाल जी कहते हैं कि यहाँ से दीपेंद्र को हराकर मैंने भेजा है क्योंकि मेरा वोट बैंक साथ था, रमेश दलाल आज वो भी है, रमेश दलाल जी। उधर नरेश मलिक जी वो एक्टिव नहीं है उस एरिया के अंदर। जब 2 आपके विधायक के जो उम्मीदवार थे, या नरेश मलिक जी ने पीछे भी लड़ा चुनाव, वोट परसेंटेज उनका आया 7 लगता उनका गढ़ी सांपला कलोई था, पिछली बार उसको चेंज करके वो बहादुरगढ़ से शिफ्ट हुए थे। तो मतलब इन सारी चीजों का सक्रियता चुनाव में ना होना, इन दोनों नेताओं की सक्रियता ना होना बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाली है। अरुण, यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की बात शायद शंभू जी करना भूल गए। मुझे लगता है स्थानीय मुद्दे क्या है, देखिए यहाँ पे मलिक गोत्र सबसे बड़ा गोत्र है इस बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और जिसको अगर नरेश मलिक आते तो उसको कहीं ना कहीं वो अटेन कर सकते थे। नुकसान यहाँ पे ये हो रहा है कि पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो है वो एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो है बीजेपी ने खड़ा किया है, तो वहां पे वोटों का जो एक ध्रुवीकरण होगा, खासकर जो जाट वोटों का होगा, उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जहां पे इन्होंने कहा कि
कि जो दूसरा इशू यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि रमेश दलाल जी की जहां तक बात है तो वो भी अच्छा खासा उनका कद है इस एरिया में और वो भी बिल्कुल सक्रिय नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं टिकट ना मिलने का मलाल उन्हें है। बिल्कुल। तो बीजेपी का नुकसान यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से, वरना बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि प्रत्याशी चुनने में उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या ये बात मान रहे हैं क्योंकि जाट बहुल्य एक क्षेत्र है लेकिन बीजेपी ने फिर भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ टिकट दिया, बाकी सभी जाट जाति से हैं, तो क्या वो सब भी कि जाट वोटर का बिखराव हो रहा है लेकिन ब्राह्मण और दलित वोटर इकट्ठा हो रहा है? आप ये देखिए, आप ये देखिए ओबीसी, आप ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए राजेंद्र जून, नरेश कौशिक, राजेश जून और नफे सिंह राठी, चारों का एक अलग अलग जनाधार है वहां पे। और इसमें से हम ये देखते हैं कि नरेश कौशिक एक इकलौते जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट है। तो ये जो सीट है स्पेशली जाट बाहुल्य, जाट मेजॉरिटी में रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान मुझे लगता है कि होगा। चलिए, तो क्या माने आप सभी की क्या राय हो सकती है कि बहादुरगढ़ से? मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि जाट जो है ये कह देना कि जाट कंप्लीटली कांग्रेस या इनेलो के साथ है, ये सच होता तो बीजेपी को यहाँ पीछे 7 सीटें नहीं मिलती। यानी जाट में भी है जो कि बीजेपी के तरफ स्थानीय कैडर यहाँ पे नहीं था। आप ये देखिए, बीजेपी का स्थानीय कैडर नहीं था। और बाकी देखा जाए तो बीजेपी को ऐसी जगह से भी जीत मिली है जहां उनका कभी वो था ही नहीं। बिल्कुल, वो मोदी जी के नाम पर उसको कह सकते हैं। ब्राह्मण वोट जो है शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहा है और बीजेपी को ब्राह्मण जाति वोट देते हुए 4 बार सोचती है। चलिए देखते हैं कि बहादुरगढ़ में लेकिन फिर भी इस समय पूरे देश में जो है ब्राह्मण में मैक्सिमम अभी मूव किया है बीजेपी की तरफ। ये देखा जा रहा है, 5 साल की पहले की बात नहीं। और इस क्षेत्र से टिकट देना ब्राह्मण कैंडिडेट को वो भी कहीं ना कहीं संकेत है। स्थानीय कैडर का ना होना बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान का किस्सा है और उसको मलिक साहब लेके आते, उन्होंने लेके भी आए थे। आपको ध्यान हो, वो हसनगढ़ से निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनका सारा का सारा जो मुद्दा था वो विकास का था और कहीं ना कहीं जाति पे आधारित था, दोनों बातों पे। तो यहाँ बीजेपी को इस वजह से नुकसान हो रहा है, वरना बीजेपी दिल्ली के नजदीक। चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर, कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर टक्कर है। तो बहादुरगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बादली विधानसभा क्षेत्र की। बादली विधानसभा क्षेत्र से चौधरी धीरपाल लगातार अलग अलग पार्टियों से विधायक बने। 2005 में नरेश शर्मा यहां से निर्दलीय विधायक बने थे और 2009 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। इन्होंने ने पूर्व विधायक चौधरी धीरपाल की पत्नी सुमित्रा गुलिया को यहां से टिकट दिया है। बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। इसके अलावा डॉक्टर कुलदीप वत्स यहां से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं। टिकट न मिलने की वजह से निर्दलीय चुनाव में हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान भी करते दिख रहे हैं। लगभग 1,55,000 के करीब कुल वोटर यहां पर हैं, जिनमें जाट सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा ब्राह्मण दलित वोटर भी अच्छा खासा वजूद रखता है। क्योंकि इस बादली की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला डॉक्टर कुलदीप वत्स को। वो सोच रहे थे, चाह भी रहे थे और बादली की जनता भी ये संकेत दे चुकी थी कि नरेश शर्मा को इस बार हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। कुलदीप वत्स को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में है और कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। वोट जो ले रहे हैं वो सारा कांग्रेस का ले रहे हैं। क्या स्थिति आपकी नजर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है जो सिटिंग एमएलए को उन्होंने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं वो बदलाव कर सकते थे और एंटी इनकम्बेंसी डायरेक्टली यहाँ पे शर्मा जी जो है उनको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, बादली में सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का है। दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद यहाँ पे विकास नाम की चीज नहीं है। तो एक चीज तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट ये जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि धीरपाल जी के ना होने से उनकी जो पत्नी है उन्हें टिकट दिया गया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक लीडर की अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है जो किसी उसके परिवार के सदस्य वाले में भी उस तरह की नहीं होती, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। और तीसरी बात, जो धनखड़ साहब है वो कद्दावर नेता है और हम ये ना भूलें कि वो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो इसका भी फायदा यहाँ पे ये मिलेगा और कांग्रेस को जो नुकसान अच्छा खासा डेंट जो मारेंगे वो वत्स साहब मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत जोरों से लगे हुए। तो इन सारे जो सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि धनखड़ साहब यहाँ से मुझे लगता है इजीली निकल जाएंगे। ये बात दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कुलदीप बस कांग्रेस का ही टिकट, देखिए कांग्रेस का तो कुछ लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगेन जो है वहां पे एक उनका रेबल खड़ा है। बात यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला जो धीरपाल जी की वाइफ है उनके बीच में और धनखड़ साहब के बीच में है, और उसके बीच में मुझे लगता है कि
अगेन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जो शंभू जी बार बार कह रहे थे कि मोदी वेव है, उसका फायदा यहाँ पे वो ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड है और जिसका फायदा धनखड़ साहब को मिलेगा। शंभू, आपको क्या लगता है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ है, धनखड़ गोत्र के गांव लगभग 12-13 गांव यहाँ पर हैं, और गुलिया जो गुलिया गोत्र के गांव, वो कभी भी उनको वोट नहीं देते हैं, और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखा था, एकजुट हो गया था सारा का सारा। क्या अब विधानसभा चुनाव में उनको ये नुकसान कर सकती है ये बात, या फिर वही जो बात आप कह रहे हैं कि मोदी वेव का फायदा उन्हें मिल जाएगा? इस सीट पे भी मुझे बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, बादली सीट पे भी, और अपने साथी की बात से मैं सहमत हूँ कि जो वहाँ पे विकास का इशू है, या जब मोदी वेव है, या जिस तरह से मान लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति है, नरेश शर्मा का जो केस है, और कुलदीप वत्स जो उनका खेल बिगाड़ेंगे, उनका वोट काटेंगे, तो निश्चित रूप से इस सीट पर मुझे ओम प्रकाश धनखड़ जी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और जब ये तो परिणाम आएगा तब पता लगेगा, लेकिन पूरे एक चीज़ जो खास बात यहाँ पे है कि मान लीजिए ब्राह्मण और दलित वोटर यहाँ पे ज़्यादा है, ये भी देखना है। तो जो कास्ट क्लैश है, मतलब ये केवल हरियाणा का ही नहीं है, और भी स्टेटों में है, तो यहाँ का जो कास्ट क्लैश है, सबसे जो सत्ता में अधिक समय तक कौन कास्ट रहे हैं, तो जाट है ऑब्वियसली, और डोमिनेंट भी है जाट। तो होता क्या है कि दूसरे कास्ट के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं उसके मोबिलाइज करते हैं एक चीज़ों को, कि कौन इसको हरा सकता है, या कौन इसको सत्ता से अलग कर सकता है, या फिर कौन इसको सत्ता में ला सकता है। तो बहुत सारे तो वो उस तरफ विकल्प जाए तो वो जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं वो थोड़ा बहुत मौका में रहते हैं कि देखें क्या होता है, क्या नहीं होता है, सेंटिमेंट क्या होता है। तो इस सीट पे जो फिलहाल जो गणित है, और जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट इशू कुछ और चीज़ें, वो सरकार के खिलाफ जाने वाली है, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, उसका फायदा इनेलो को नहीं मिलने वाला है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और चूंकि ओम प्रकाश धनखड़ की छवि भी अच्छी है, आप एक किसान नेता के तौर पे आप देखिए तो उनकी छवि इस तरह से, अगर क्षेत्र के लोगों की बात देखा जाए, अगर क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ अभी भी पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप वत्स सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक्शन देखता है आदमी। ठीक है नौराता, ये जो बागले विधानसभा है, हाँ, इसका जो बड़ा एक जो यहाँ पर रोचक मुकाबला होने जा रहा है, और बहुत ही लोएस्ट मार्जिन पे ये सीट जाएगी, और त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। इसमें नरेश शर्मा बिल्कुल बाहर है, नरेश शर्मा रेस में नहीं है कांग्रेस के। कुलदीप वत्स, धीरपाल जी और ओमपी धनखड़, इन तीनों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। धीरपाल गुलिया जी जो मिसेज है, उनको जो गुलिया गोत्र है, जैसा आपने भी कहा बिल्कुल, तो गुलिया गोत्र धनखड़ जी को वोट नहीं देता, ना पीछे उसने दिया है, और ना इस बार उम्मीद है। उधर से जैसा भी बता रहे थे शंभू जी कि ब्राह्मण जो वोट है वो खिसक रहा है बीजेपी की तरफ, तो इधर का जो इधर आ रहा है और उधर जो जा रहा है, यहाँ पर मुकाबला जो कुलदीप वत्स जी हो गए, ब्राह्मण वोट को वो भी लेंगे, ब्राह्मण वोट को धनखड़ जी भी लेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि मिसेज धीरपाल नहीं ले पाएंगी, कुछ वोट बैंक उनका भी रहेगा। तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई इस तरह की गेम हो जाए कि भाई नरेश शर्मा जी की तरफ, क्योंकि एंटी चल रही है इस टाइम कांग्रेस की, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी है, नरेश शर्मा जी के प्रति विरोध भी है, जगह जगह जनसभाओं में उनको भगाया भी जा रहा है। हाँ, पिछले उनके कार्यकाल में भी कई ऐसी घटनाएं हुई थी, लोगों ने घटनाएं हुई है, तो हो सकता है कि वो वोट सारा नरेश शर्मा जी वाला जो है वो इधर कुलदीप जी के पास ट्रांसफर हो जाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात फिर करेंगे बादली विधानसभा की, और क्या एक तस्वीर कुल मिलाकर के बन रही है, ओवरऑल एक क्या तस्वीर बन रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।